गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रूपान सर और आज हम क्लास 8th के बच्चों को मैथ पढ़ाएंगे। आज के वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 11 के अंतर्गत एक्सरसाइज नंबर 11.2 पढ़ेंगे। तो आइए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक मेज की ऊपरी सतह का आकार समलंब जैसा है, यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं और इसके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक खेत है जो समलंब के आकार का है। यहाँ पर इसकी भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर की हैं और इसकी ऊंचाई 0.8 मीटर का है। तो हमको इस समलंब का क्षेत्रफल निकालना है। तो समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे और इसमें कौन सी भुजाएं क्या क्या है उसको लिखेंगे और उसके बाद से फार्मूला लिख करके फार्मूले में मान पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें एक भुजा को ए माना जाता है और एक भुजा को बी मानते हैं और यह ऊंचाई को यह मानते हैं। तो फार्मूला क्या होता है? पहला सवाल है इसमें समलंब का क्षेत्रफल निकालना है। समलंब का क्षेत्रफल यह होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो समांतर भुजाएं ए और बी हैं और ऊंचाई h है। तो अब इस फार्मूले में मान पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1/2, ए का मान है 1.2 और बी का मान है 1 और h का मान है 0.8। तो इस 2 से यह 0.4 बार में कट जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह 2.2 हो जाएगा गुणे 0.4। तो गुणा करेंगे 22 चौको 88, 2 स्थान पर दशमलव लग जाएगा। क्षेत्रफल इसका मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यह समलंब है। समलंब की छोटी भुजा 1 मीटर, बड़ी भुजा 1.2 मीटर और ऊंचाई 0.8 मीटर है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, जिसका जो समान मान पुट करना है 1/2 की जगह पर 1/2, ए की जगह पर 1.2, डी की जगह पर 1 और एच की जगह पर 0.4 लिखेंगे। तो इस 2 से 0.8 0.4 बार में कट जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2.2 हो जाएगा और ये 0.4 का गुणा करेंगे तो 0.8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरे सवाल में कह रहा है, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, समांतर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया गया है दूसरे सवाल में? समलंब का क्षेत्रफल बराबर 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक भुजा ए बराबर 10 सेंटीमीटर मान लीजिए और यह से नहीं फार्मूला लगाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल बराबर हाफ a + b × h। अब इसमें जिसका जिसका मान में पुट करना हमारा आंसर आ जाएगा। तो यह 34 है 1/2 और a का वैल्यू 10। सपोज दैट यहाँ पर b हमको नहीं मालूम है, b को निकालना है और h का मान है 4। तो यहाँ से देखिए 2 बार में कट गया और इस 2 से यह 34 17 बार में कट जाएगा। यहाँ से 2 से 4 2 बार में कटेगा और ये 2 से 34 17 बार में कट जाएगा। अब हमको b का मान निकालना है तो b वाले की तरफ बाकी 70 की तरफ। यहाँ पर सभी गुणा कट गए हैं। 17 में से 10 घटेगा तो ये b हो जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा 7। सब सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, फार्मूला याद होना चाहिए और फार्मूले में कौन सी चीज़ क्या क्या है यह भी मालूम होना चाहिए। जैसे समलंब का क्षेत्रफल 34 दिया है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, एक भुजा, तो यह फार्मूले में मालूम होना चाहिए पिछले वाले फार्मूले में कि समलंब का क्षेत्रफल बराबर हाफ a + b h। अब यहाँ पर h क्या है? हाइट है और a और b क्या है? समांतर भुजाएं a और b हैं। a और b समलंब की 2 समांतर भुजाएं हैं
अब इसमें से यह मालूम रहेगा कि ए क्या है, बी क्या है, एच क्या है, तो इसमें मान पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मान रखें, आंसर हमारा आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तीसरे सवाल में कह रहा है एक समलंब के आकार का खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है और BC बराबर 48, AD बराबर 17, AD बराबर 40, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि AB समांतर भुजाओं AD और BC पर लंब है। यानी कि इसमें यह जो भुजाएं आपस में समांतर है और यह भुजा लंब है, तो यह जो भुजा लंब होती है समांतर भुजाओं की, यही यच हो जाता है। अब हमारा यह भुजा ये हो जाएगा और यह भुजा बी हो जाएगा। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि फिगर में यह 17 क्यों दिया गया है, तो आप थोड़ा सा और ध्यान दें। तो यहाँ पर यच नहीं दिया गया है, तो यच कैसे निकलेगा? यच निकालने के लिए समलंब चतुर्भुज के आकार का जो खेत है इसकी बाड़ की लंबाई दिया हुआ है। बाड़ की लंबाई मतलब इस पर कोई तार लपेटा गया है, तो तार चारों सिरों पर खींचा जाता है, वह उसकी परिधि हो जाएगी। तो बाड़ की लंबाई बराबर समलंब की परिधि। तो समलंब की परिधि कोई भी परिधि, पिछले वीडियो में पढ़े आप लोग, किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो इससे यच का मान निकालेंगे, लिखेंगे बाड़ की लंबाई बराबर समलंब का परिमाप। समलंब की अभी थोड़ी देर पहले परिधि बोल रही है, तो परिधि और परिमाप दोनों एक ही होता है, लेकिन वृत्त के लिए परिमाप जब होता है उसको परिधि कहा जाता है। यह क्या हो जाएगा? बराबर समलंब का परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। जो लीजिए यह भुजा 48 है, वह 17 है और 40 है, और इस भुजा को हम लोग यच मानते हैं और इसका मान 120 के बराबर है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे और लेफ्ट साइड में लाएंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो 120 बराबर 8 7 15 5 4 1 5 1 6 6 4 10 प्लस एच। इसको इधर लाएंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 120 माइनस 105 बराबर एच। तो यहाँ से आप घटाएंगे तो एच बराबर हो जाएगा 15 मीटर। 100 मीटर में मीटर में जाएगा। अब इसके बाद से एच का मान मालूम हो गया। यहाँ से ए बराबर 48 है और बी बराबर 40 है, तथा ए बराबर 48 और बी बराबर 40। अब हमको समलंब का क्षेत्रफल निकालना है, बहुत आसानी से निकालने का फार्मूला जान रहे हैं। समलंब का क्षेत्रफल बराबर हाफ ए प्लस बी इंटू एच। तो हाफ ए प्लस बी का मान रखें, ए का मान है 48 और बी का मान है 40 और एच का मान हमारा कितना आया है 15। अब प्यारे बच्चों इन दोनों को जोड़ेंगे, जितना आएगा उसमें 2 का भाग में फिर 15 जोड़ना। यदि यहाँ पर कटने वाला संख्या रहता तो कट कर देते, लेकिन देख रहे हैं ये दोनों सम संख्याएं हैं, तो 2 सम संख्याओं का ऊपर सम संख्या होता है तो 2 से कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर भाग देने की जरूरत नहीं है। यह हो जाएगा 1/2, यह हुए 88 हुए 15, यह 44 हो जाएगा। 15 को 60 हाथ में आया 6 और 15 को 60 66 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों सवाल को पढ़ें, समझें क्या निकालना है और उसके लिए क्या हमको चाहिए और क्या दिया गया है, और जो बाकी है वह कैसे निकलेगा, यह बात थोड़ा सा ध्यान में रखें, आपका सवाल बहुत आसानी से साफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथे सवाल में कह रहा है एक चतुर्भुज के आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से विकर्ण पर खींचे गए लंब की माप 8 मीटर है, 8 मीटर एवं 13 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर यह खेल एक चतुर्भुज के आकार का है। यहाँ पर एक विकर्ण की लंबाई 24 दिया हुआ है और सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब का माप 8 और 13 दिया हुआ है। तो देखें यह ऊपर वाला भी एक त्रिभुज है, नीचे वाला भी एक त्रिभुज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई और इसका भी क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करके लगा देंगे। तब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग लिखा है। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर हाफ बी एच बराबर हाफ बी का देखें, बी का वैल्यू कितना है 24 और एच का वैल्यू इस त्रिभुज के लिए कितना है 13। 2 से 12 बार कट जाएगा और 12 के गुणा 13 बार होगा तो यह 156 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद से त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल यह कितना हो जाएगा 1/2 हाफ बी एच 1/2 बी का मान इस त्रिभुज के लिए भी 24 ही होगा और ऊंचाई या ऊंचाई हो जाएगा 8 तो 12 बार में कट जाएगा और 12 96 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, जब इंट्रोडक्शन वाला वीडियो हम अपलोड किए थे उसमें बताए थे जिस भुजा पर लंब खींचा गया रहता है किसी शीर्ष से, तो देखें वह भुजा आधार हो जाता है और जो लंब होता है वह ऊंचाई का काम करता है। यहाँ पर देखें इस शीर्ष से इस पर लंब खींचा गया तो यह ऊंचाई हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। और इस त्रिभुज में इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब खींचा गया तो यह आधार होगा और यह उसका ऊंचाई हो जाएगा। तब यहाँ पर त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 हाफ बी एच 1/2 आधार 24 और ऊंचाई 13। यहाँ से 2 से 24 12 बार में कट जाएगा और 12 को गुणा करेंगे 156 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बीसीडी का क्षेत्रफल हाफ बी एच हाफ की जगह हाफ बी की जगह 24 दोनों के लिए आधार 24 कॉमन है और यह यहाँ पर 8 है तो 2 से 24 12 बार में कट जाएगा 12 बार में गुणा करेंगे 96 मीटर इसका हो जाएगा। अब लिखेंगे चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर ट्रायंगल ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस ट्रायंगल बी सी डी का क्षेत्रफल दोनों जोड़ दें, यह एरिया और यह एरिया जोड़ दें तो हमारा काम बन जाएगा 156 मीटर स्क्वायर प्लस 96 मीटर स्क्वायर जोड़ दें 6 6 12 तो 2 हमारे 10 5 15 252 मीटर स्क्वायर यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों पिछले वीडियो में बताया भी थे यदि कोई बहुभुज आ रहा है तो उसके विकर्णों को मिला करके आवश्यकता अनुसार त्रिभुज में चतुर्भुज में बांट करके हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर तो कंडीशन ही दिया है कि विकर्ण मिला हुआ है जिसके कारण हमको एक आधार और 2 ऊंचाई मालूम है, इसे 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकाल करके जोड़ेंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वें सवाल में कह रहा है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, नहीं तो हाफ d1 dt फार्मूला लगाएं। दोनों विकर्णों के मान मालूम है, उसमें मान रखते हमारा आंसर आ जाएगा। जिसका मान मालूम रखना हाफ d1 का मान है 7.5 और d2 का मान है 12। 2 से 12 6 बार में कट जाएगा और 6 से गुणा करो 6 × 5 30 तो 0 हाथ में 3 6 से 42 45 सेंटीमीटर स्क्वायर यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें विकर्णों की लंबाई मालूम है तो हमको केवल मान पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
छठवें सवाल में कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और समलंब 4 और शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर काम यह करना है कि एक विकर्ण दिया गया और दूसरा विकर्ण निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको किसी तरह से अलग से निकालना पड़ेगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर समचतुर्भुज का भुजा दिया है और समलंब दिया है। तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो कभी कभी जरूरत के अनुसार समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का भी प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि सभी समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होते हैं। ऐसा आप लोग तीसरे लेसन में पढ़ चुके हैं। जो समचतुर्भुज होता है समांतर चतुर्भुज का कंडीशन पूरा करता है, लेकिन इसमें एक विशेष स्थिति होती है कि सभी भुजाएं इसकी आपस में बराबर होती हैं। बस इतना ही डिफर है और विकर्ण समकोण पर समविभाजित करते हैं। तो यहाँ पर इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल की सहायता से निकालेंगे। तो यहाँ पर दिया है b बराबर 6 सेंटीमीटर, h बराबर 4 सेंटीमीटर और d1 बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। हमको d2 निकालना है। तो d2 निकालने का एक ही तरीका है। तो d1 मालूम हो तो क्षेत्रफल से निकल जाएगा। तो d1 d2 दोनों मालूम रहेंगे तभी क्षेत्रफल निकलेगा, और नहीं तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज की सहायता से निकालेंगे। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल या BH हो जाएगा। B का मान है 6 और H का मान है 4 बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समांतर चतुर्भुज यह दिया है समचतुर्भुज, लेकिन फार्मूला लगाना है समांतर चतुर्भुज का। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब लिखेंगे अब समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हाफ d1 d2। अब यही समचतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके हैं। तो यह निकाले हैं 24 बराबर हाफ d1 का मान 8 है तो d2 का मान निकालना है। तो 2 से यह 4 बार में कट जाएगा और इस 4 से यह 6 बार में कट जाएगा। तो d2 बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखें यहाँ पर सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, इसलिए समांतर चतुर्भुज की सहायता से इसका फार्मूला है। इसका क्षेत्रफल निकालिए और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल में इसका मान रखेंगे। क्षेत्रफल मालूम है, d1 मालूम है, तो d2 का मान यहाँ से सरल करके निकाल लेते हैं। इसी तरह से आगे के प्रश्नों को भी हम लोग हल करेंगे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वें सवाल में कह रहा है किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से इस फर्श को पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो कोई फर्श है, उसमें समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इस टाइलों पर पॉलिश कराना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? पॉलिश कराने का खर्च क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के आधार पर ही निकलेगा। तो पहले क्षेत्रफल चाहिए। तो 3000 टाइलें हैं जिनके विकर्ण का माप 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। प्रति मीटर स्क्वायर खर्च इसका 4 रुपये है। यानी कि प्रति मीटर स्क्वायर खर्च, मीटर स्क्वायर खर्च किसमें दिया है? मीटर स्क्वायर में, और सारा माप किसमें दिया है? सेंटीमीटर में। या तो इसको सेंटीमीटर में बदलें या तो इसको मीटर में बदलें। इसको मीटर में बदलना आसान है। तो d1 बराबर हो जाएगा 45/100 मीटर और यह हो जाएगा 30/100 मीटर। अब इसके बाद से जहाँ पर मान रखेंगे इसको सरल करेंगे, इसको उतना छोड़। तो पहले हम एक टायर का क्षेत्रफल निकालें।
एक टायर का क्षेत्रफल, और टायर कैसा है, समचतुर्भुज के आकार का है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल में समचतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यह बराबर हो जाएगा हाफ d1 d2 का वैल्यू पुट करें 45/100 गुणे 30/100, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, इसको 5 से कट करें और यह भी 5 से कट हो जाएगा, 5 9 45 और 20 बचे 100, 5 से कटेगा 5 9 45 20 बचे 100। अब इसको सरल कर लें तो 9 तरीके 27 गुना 40 400, यह एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया मीटर स्क्वायर, सब मीटर में था। अब कुल टायरों का क्षेत्रफल, कुल टायरों का क्षेत्रफल बराबर 3000 में एक टायर का क्षेत्रफल 3000 गुणे 27/400, 400 था, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर दें तो यह आ जाएगा 27 में 81 810/4 मीटर स्क्वायर। अब हमको कुल खर्च निकालना है, तो कुल खर्च का फार्मूला लगा दें, कुल खर्च बराबर कुल क्षेत्रफल गुणे प्रति मीटर स्क्वायर खर्च, ये कितना हो जाएगा, कुल 810/4 कुल क्षेत्रफल हो गया, और प्रति मीटर स्क्वायर खर्च हमारा 4 दिया हुआ है, इस 4 से यह 4 कट जाएगा, तो कुल खर्च आ जाएगा हमारा 810 रुपये। यहाँ पर यह नोटेशन ऐसे है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, पहले कैसे कैसे लगाए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं टायरों की संख्या हमको दी गई है, d1 d2 का मान दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है, लेकिन प्रति मीटर स्क्वायर खर्च हमको किसमें दिया गया है, रुपए में। प्रति मीटर स्क्वायर खर्च जो दिया गया है मीटर स्क्वायर में दिया गया है, तो क्षेत्रफल हमको मीटर में ही निकालना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे। अब एक टायर का क्षेत्रफल, टायर समचतुर्भुज के आकार का है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाकर एक टायर का क्षेत्रफल निकालेंगे, हाफ d1 d2 यानी कि 1/2 45/100 9/100 3/100, सरल करेंगे तो 27/400 आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आंसर आ गया। अब एक टायर का क्षेत्रफल निकालने, कुल टायरों का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस क्षेत्रफल में 3000 का गुणा करते हैं, हमारा 810/4 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम यहाँ पर 4 से भाग नहीं दिए हैं, अब देख रहे हैं खर्च हमारा 4 है, 4 से गुणा करेंगे हमारा 4 कट जाएगा, तो कुल खर्च बराबर कुल क्षेत्रफल गुणे प्रति मीटर स्क्वायर खर्च, तो 810 गुणे 4 4 से 4 कट गया, हमारा 810 रुपये खर्च आ गया। तो इस तरह से सवाल में देखेंगे क्या दिया गया है और आपको क्या निकालना है, इसी आधार पर लगाएंगे तो बढ़िया से आपका आंसर सही सही सटीक आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां सवाल कह रहा है, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है, इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है तो दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह एक समलंब के आकार का खेत है जिसके एक सिरे से नदी बह रही है और एक सिरे से सड़क बह रहा है। इसका क्षेत्रफल दिया 10,500 मीटर स्क्वायर और ऊंचाई 100 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि इस भुजा की लंबाई, इस वाली भुजा की लंबाई सड़क वाली भुजा की दूरी है, यदि यह 5 होगा तो यह 10 हो जाएगा, तो हम लोग इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, ऊपर वाली भुजा को बी मानते हैं। क्षेत्रफल दिया गया है तो कह रहा है कि नहर से लगी हुई भुजा की लंबाई निकालिए, तो इस भुजा को मान लो, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण ए
एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे छोटी भुजा को माना जाता है और बड़ी भुजा को गुणा करके या जोड़ करके निकाला जाता है। तो छोटी भुजा बराबर माना सड़क से लगी भुजा, भुजा की लंबाई x मीटर है। तो यानी कि v बराबर हो जाएगा x, और प्रश्न कहता है कि नहर से लगी हुई भुजा सड़क की भुजा की दुगनी है, इसलिए a इक्वल टू हो जाएगा 2x और h बराबर दिया है 100 मीटर और क्षेत्रफल। अब फार्मूला लगा दें, समलंब का क्षेत्रफल बराबर हाफ a प्लस बी एच, जिसका इसका मान मालूम है। यह दिया है 10,500 1/2 2x प्लस x और h का मान दिया है 100 मीटर। इधर 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा, इसका इधर गुणा कर दें तो यह हो जाएगा 210 इज इक्वल टू 3x, x और 2x मिटेगा 3x हो जाएगा, 3 से यह 70 टाइम कट जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 70 मीटर। हमको a का मान निकालना है तो a इज इक्वल टू यहाँ से 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 70 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 140 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो कुछ दिया गया है उसके आधार पर मान करके लगा सकते हैं। यदि आप इसको x मानेंगे तो यह x/2 आएगा, तो जब यह x/2 आएगा तो फ्रैक्शन में हो जाएगा, फ्रैक्शन में रहेगा तो यहाँ पर जोड़ने में समय लगेगा, इसीलिए इस भुजा को x माना गया है और यह 2x हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यह एक सम अष्टभुज है। किताब में केवल अष्टभुज दिया है, यदि यह केवल अष्टभुज रहेगा तो यह सवाल लग नहीं पाएगा, यह बात थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। यह एक सम अष्टभुज है तभी यह सवाल लग पाएगा। तो सम अष्टभुज है तो यह भुजा 5 है, यह भुजा भी 5 हो जाएगा, यह भुजा भी 5 हो जाएगा, सारी भुजाएं 5-5 की हो जाएंगी, यह भुजा भी 5 का हो जाएगा। अब सम अष्टभुज है जिससे विकर्णों की लंबाई आपस में बराबर होगी, यह 11 है तो यह 11 भी हो जाएगा। अब इसके बाद से जब यह दूरी 4 मीटर का दिया हुआ है तो यह दूरी भी 4 मीटर हो जाएगा। अब इस तरह से यह पूरा यह जो बहुभुज दिया गया है, जैसा कि इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताए थे कि यदि कोई बहुभुज दिया गया है तो इसको उसके विकर्णों को मिला करके आवश्यकता अनुसार मानक आकृतियों में बदलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 समलंब मिल गया और एक आयत मिल गया, तो इसका बहुभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक समलंब 2 समलंब का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। अब इसमें समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे और आयत का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो बहुभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो समलंब के लिए इसमें ध्यान यह रखना है कि दोनों समलंब का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। a इक्वल टू 11, b इक्वल टू 11 मीटर और b इक्वल टू 5 मीटर और h इक्वल टू समलंब का क्षेत्रफल बराबर हाफ b, समलंब का क्षेत्रफल होगा a प्लस b इंटू h। अब इसमें मान रखें जिसका मान है 1/2, a का वैल्यू है 11 और b का वैल्यू है 5 और h का वैल्यू है 4। 16/2 32 मीटर स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल लिखें तो आयत के लिए क्या क्या है?
लंबाई बराबर 11 हो जाएगा और चौड़ाई, यह लंबाई हो जाएगा और यह चौड़ाई हो जाएगा 5 मीटर और यह 20 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर 11 × 5 बराबर 55 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यह क्षेत्रफल निकल गया, दोनों बराबर में है और यह क्षेत्रफल निकल गया, तो तीनों को जोड़ेंगे तो अष्टभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर 2 समलंब का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। ये कितना हो जाएगा, 2 × समलंब का क्षेत्रफल आया 32 और आयत का क्षेत्रफल हमारा आया है 55। तो 32 × 64 प्लस 55, यह हो जाएगा 119, 5 4 9 6 5 11 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोनों समलंब और आयत के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो हमारा अष्टभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा और यह 119 मीटर स्क्वायर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वें सवाल में कह रहा है, एक पंचभुज आकार का बगीचा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं? अब यह बगीचा है जिसका एक भुजा 15 मीटर है, यह भुजा भी 15 मीटर है और इसकी ऊंचाई 15 मीटर। यह समलंब के आकार का है जिससे इसकी भुजा के और इसके बीच की लंबाई दूरी 30 मीटर है। तो ज्योति जो है यहाँ से त्रिशूलम खींच रही है तो यह भुजा 30 हो जाएगा और यह भुजा 15 है और यह भुजा भी 15 है। अब हमको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, चलिए काम चल जाएगा। और यहाँ पर कविता क्या कर रही है, यह 15 मालूम है और यहाँ से इस त्रिशूल को मिला दे रही है, इस विकर्ण कारण को मिला रही है, यानी कि विकर्ण हो जाएगा। यह 15 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है, यह ऊंचाई 20 का 15 हो जाएगा, यानी कि यह ऊंचाई 15 हो जाएगा। जब 15 हो जाएगा तो यह एक वर्ग बन जाएगा और यह त्रिभुज, यह 15 है तो यह 15 हो जाएगा। इन दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ज्योति के अनुसार क्षेत्रफल, यहाँ पर देखें यह अभी समलंब बन गया, यह अभी समलंब बन गया, लेकिन इसका ऊंचाई नहीं मालूम है, इसकी ऊंचाई को h1 और इसकी ऊंचाई को h2 मालूम है। तो इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड, तो दोनों समलंब के क्षेत्रफल का ये दोनों समलंब के क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ दीजिए। तो पहला यदि ये दोनों के लिए समान है और देखिए अभी दोनों समान है तो इसको भी मान लिया जाए तो यह भी हो जाएगा और यह h1 मान है तो यह आ जाएगा हाफ a + b × h1 प्लस हाफ a + b × h2। तो यहाँ से जितना कॉमन है उतना कॉमन है, देख रहे हैं हाफ a + b, यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से बचेगा h1 और यहाँ से बचेगा h2। अब जरा देखें h1 + h2, यही हमारा h1 है और यही हमारा h2 है, इसका मान 15 दिया है, यह 15 है। तो जिस पर इसका मान मालूम रखना 1/2, a का मान है 30 और b का मान है 15 और h1 + h2 का मान है 15। यहाँ पर लिखेंगे h1 + h2 बराबर 15, थोड़ा सा दूर लिखेंगे तो 1/2 45 × 15 मीटर
देखो 60 7 67/2 मीटर स्क्वायर और भाग में 3 आ जाएगा, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6 और 2 3 6 और 2 7 14.5 मीटर स्क्वायर। यह तो हो गया ज्योति के अनुसार। अब कविता के अनुसार देखें। कविता के अनुसार इस वर्ग का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले त्रिभुज की ऊंचाई यह कितना हो जाएगा 30 - 15 = 15। यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है और ये 15 के हो जाएगा। तो कविता के अनुसार क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर और यह हाफ BH। 15 का वर्ग 1/2 15 में 15 225 225/2। यह इसका क्या हो जाएगा लघुत्तम लेकर के जोड़ देंगे, यह बराबर हो जाएगा 2 लघुत्तम 1 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे 450 + 225 बराबर। देखिए यहाँ पर 675 आया था, यहाँ पर भी आ गया 675/2 बराबर 337.5 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। खेत का क्षेत्रफल। अब इस खेत का क्षेत्रफल लोग निकालें वर्ग का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजाकार वर्ग और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार ऊंचाई। ए का मान 15 1/2, बी का मान 15, एच का मान 15। तो 15 के वर्ग 225 और ये 225/2 लघुत्तम में जोड़ेंगे तो 450 हो जाएगा। 450 में 225 जोड़ेंगे तो 675 होगा। 675 में भी 2 को भाग दिए 337.5। प्यारे बच्चों, इससे हमको यह पता चलता है एक ही आकृति का विभिन्न प्रकार से यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तभी वो क्षेत्रफल आपस में बराबर ही आएगा। जैसे अभी हम लोग छठे सवाल में यूज किए थे, समचतुर्भुज था, उसका समांतर चतुर्भुज के आधार पर क्षेत्रफल निकाले हैं। तो जब एक ही आकृति है समचतुर्भुज, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो उसका क्षेत्रफल समचतुर्भुज के आधार पर निकालिए या समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधार पर निकालिए, दोनों बार आंसर एक ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। संलग्न पिक्चर फ्रेम के बाहरी एवं अंतःविमाएँ क्रमशः 24 × 28 सेंटीमीटर हैं और 16 एवं 16 × 20 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, यह एक पिक्चर फ्रेम है। यहाँ पर इसमें कोई पिक्चर लगा हुआ है और यह एक आकृति है, दूसरी आकृति है, तीसरी आकृति है और यह चौथी है। फ्रेम का जो डिजाइन है और आप फ्रेम को प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब देखें, जब यह आयताकार है तो यह 24 है तो यह भी 24 हो जाएगा और यह 16 है तो यह भी 16 हो जाएगा और यह 20 है तो यह भी 20 हो जाएगा। अब हमको इस आयत का माप मालूम है और बाहर वाले आयत का माप मालूम है और सबका चौड़ाई समान है, यानी कि यह माप सबका चौड़ाई, यह दूरी आपस में बराबर है। तो फोटो के बाद जो कुछ भी बच रहा है वह 4 भागों में बट रहा है और चारों भाग की आकृति समलंब की आकार की है। तो सबकी ऊंचाई बराबर है, यदि इसका 5 होगा तो इसका भी 5 हो जाएगा, सबका 5 हो जाएगा। तो यहाँ से पहले समलंब के लिए और दूसरे समलंब के लिए ऊंचाई कैसे निकलेगा, इसका यह दूरी कैसे निकलेगा, तो यह दूरी देखें, यही दूरी हम लोग निकाल दें, हमारा काम बन जाएगा। तो सबकी बराबर है, यदि यह h मान लिया जाए तो यह भी h हो जाएगा और h + 20 + h 28 के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे
माना प्रत्येक फ्रेम की चौड़ाई h मीटर है। तो प्रश्नानुसार h प्लस 20 प्लस h बराबर 28। तो यह 2h 20 को ले जाएंगे राइट साइड में, 28 माइनस 20, 2h इज इक्वल टू 8, h इज इक्वल टू 4 मीटर हो जाएगा। अब देखें यह 28 है और यह भी 28 है और यह 20 है, यह भी 20 है, यानी कि पहले और दूसरे समलंब का क्षेत्रफल और तीसरे और चौथे समलंब का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा। तो पहले या दूसरे समलंब के लिए बड़ी भुजा ए मानते हैं 24 हो जाएगा, छोटी भुजा बी मानते हैं 16 हो जाएगा और यह हमारा 4 मीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल हाफ ए प्लस बी इंटू एच, 1/2, एक जगह पर 24 और बी की जगह पर 16 है और एच की जगह पर 4 2 हो जाएगा। 24 में 16 जोड़ेंगे तो यह 40 हो जाएगा, 40 गुणे 2 बराबर 80 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद से हम लोग एक समलंब का क्षेत्रफल निकालिए। अब तीसरे या चौथे के लिए, तीसरे या चौथे समलंब के लिए यहाँ पर इसके लिए बड़ी भुजा को ए मानते हैं, ए बराबर 28 और बी बराबर 20। यह 20 है। अब देखेंगे समलंब का क्षेत्रफल बराबर हाफ ए प्लस बी इंटू एच, 1/2, ए का मान है 28 और बी का मान है 20 और एच का मान है 4। 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, 20 और 28 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा और 2 यह हो जाएगा 48 गुना 96 मीटर स्क्वायर। तो पहले और दूसरे समलंब का क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर, एक आंसर यह हो जाएगा। और तीसरे और चौथे का क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा। तो आंसर क्या क्या आएगा क्रम से, आंसर हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर, 96 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर और 96 मीटर स्क्वायर। 4 आंसर आएंगे। प्यारे तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज यह समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।